हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आर एस ओनली। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास हमने ब्लड एंड ब्लड ग्रुप की ली थी, जिसमें मैंने ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड के मेनली दो पार्ट होते हैं। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स होती हैं, राइट। 55% ब्लड था, 45% ब्लड वेसल्स थी, ब्लड कोशिकाएं थी, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा में 90% जल होता है और प्लाज्मा के कारण ही पूरा ब्लड सर्कुलेट हो पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है। उसमें 3 प्रकार की प्रोटीन थी प्लाज्मा में, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। एल्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन था, राइट। और उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखी थी हमने। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली डब्ल्यूबीसी मजबूत करती है, पता था। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। फाइब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन पाई जा रही थी प्लाज्मा में, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रही थी जब इंजरी हो रही थी, तब वो क्लॉटिंग कर पाती है, राइट। और हमने ब्लड के कार्य पढ़े कि हमारी पीएच मेंटेन रखता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और ट्रांसपोर्टेशन करवा पाता है O2 CO2 और अन्य कोई अपशिष्ट पदार्थ है उनका, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, सबका। ठीक है भाई, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप पढ़े थे 4 प्रकार के। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। एंटीजन पाए जाते हैं हमारी आरबीसी में 2 प्रकार के, कैपिटल ए कैपिटल बी। एंटीजन ही निर्धारण करते हैं ब्लड ग्रुप का। जिसमें ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन होगा ही होगा, बी में बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन। और ओ ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि उसमें 0 एंटीजन है। और उसी का विपरीत कि ब्लड ग्रुप में एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है और एंटीबॉडी मिलती है प्लाज्मा में। तो ए ब्लड ग्रुप में स्मॉल बी एंटीबॉडी होगी, बी ब्लड ग्रुप में स्मॉल ए एंटीबॉडी होगी, ए बी ब्लड ग्रुप में कुछ भी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होने के कारण दोनों ए स्मॉल बी एंटीबॉडी पाई जाएंगी। ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, बाकी के हम इनके प्रश्न करेंगे, अभी टाइम नहीं मिला, आज भी नहीं कर पाएंगे, कल भी नहीं किए, तो एक दिन में आधा घंटा क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, जितना भी टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, और ठीक है, एक मैंने लास्ट में एक चीज और बताई थी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एक दुर्घटना या एक प्रोसेस है, वो हो जाती है कई बार बॉडी में। जब मां RH नेगेटिव हो, पिता RH पॉजिटिव हो, तब जो पहला प्रसव है, पहला जो बच्चा है पेट में, वो RH पॉजिटिव होगा और वो सामान्य डिलीवरी हो जाती है उसकी। उसके बाद माता के ब्लड में, क्योंकि माता के अंदर RH पॉजिटिव नाम का एक कोई बाहरी, मतलब एक क्या कहेंगे, एक उनके लिए तो एक बाहरी फैक्टर था कि भाई RH पॉजिटिव नाम की कोई चीज उनके अंदर आ गई, क्योंकि खुद में मां में RH नेगेटिव है तो RH फैक्टर है ही नहीं है। तो बच्चा जब RH पॉजिटिव था तब हुआ क्या कि बॉडी के अंदर, मां की बॉडी के अंदर पहले प्रसव के बाद RH एंटीबॉडी बन गई कि अगला कोई RH आया तो उसको मैं खत्म कर दूंगी भाई, क्यों मां में है ही नहीं RH नेचुरली। तब क्या होगा, सेकंड बेबी जब होगा गर्भ में, तब उसके ऊपर RH एंटीबॉडी उसमें घुसकर अंदर प्लेसेंटा में घुस जाएंगी गर्भ के अंदर और उस पर हमला कर देंगी, बच्चे पर, भ्रूण पर, एम्ब्रियो पर, जो फीटस है उस पर हमला कर देंगी और उससे कई बार मृत्यु भी हो सकती है, ब्लड की तो बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और भी बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। ठीक है, उसके लिए इलाज क्या था कि पहले प्रसव के तुरंत बाद इंजेक्शन लगवाना होता RH एंटीबॉडी का, यही पढ़ा था। ठीक है, आज का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, मैं काफी लंबी लंबी क्लासेज करता हूं, पिछली क्लास में भी मैंने कोशिश की छोटी क्लास करने की ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन RAS प्रीलिम्स, राइट। तो देखिए, आप मेटल पढ़ेंगे आज हम, हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा एक मिनट। अब ठीक दिख रहा होगा आपको थोड़ा पहले से, या कट रहा है?
या पहले जैसे कर देता हूं क्योंकि पहले थोड़ा छोटा था शायद। थोड़ा स्क्रीन में ऐसा लग रहा है ना, आज के लिए आप करो इसको, ठीक है, सहन करो, कल से मैं इसको सही करता हूं। मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मेटल, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी से करते हैं। देखो, मेटल माने धातुएं जो डेली लाइफ में देखते हो आप, सोना चांदी आसमान छू रहे हैं आज, देखा होगा आपने, पढ़ते होंगे अखबार में, क्या कितनी रेट हो गई उनकी, है ना, दुर्लभ हो गई आज वो। सोना चांदी लोहा कॉपर पारा, ये सब आप जो डेली लाइफ में देखते हैं ये सब धातु हैं, क्या है, मेटल। तो मेटल की परिभाषा क्या है? मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यूजुअली शाइनी मेलिएबल एंड डक्टाइल। ऐसे तत्व हैं धातु जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, यानी इनमें करंट का प्रवाह होता है। ये हीट करने पे गर्म होते हैं, मतलब ये हीट करोगे तो इनमें बदलाव आएगा, मतलब हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें नहीं करती हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या हीट को कंडक्ट करती है? लकड़ी जल रही है माना कि, पर वो हीट को कंडक्ट नहीं कह सकते अपन। हीट जब जाएगी तो हीट उसमें प्रवाह नहीं हो सकती। लकड़ी जल गई तो लकड़ी वही टूट गई। लेकिन जब लोहे को गर्म करोगे तो वो गर्म होगा, टूटेगा नहीं, पिघल भली जाएगा, परंतु वो फ्लो कराएगा हीट को, उसको कहते हैं कंडक्ट। कहीं कंफ्यूज हो जाए आपकी, सर लकड़ी भी जलती है ऐसे तो, पर लकड़ी इज नॉट अ मेटल, ठीक है, लकड़ी इज इंसुलेटर, बाद में आएगा पढ़ेंगे। ऐसे तत्व हैं जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं, आमतौर पर, जनरली कह रहे हैं, अपवाद हर जगह मिलेंगे। चमकदार होती हैं धातुएं, लोचशील होती हैं और तार जैसी बनाने योग्य होती हैं। एक लोहे के धातु को आप तार बना सकते हो, उसकी एक चादर बना सकते हो लोहे से। आप है जो लोहा एक धातु है ना, उसकी चादर बना लो, उसका वो भी बना लो, तार बना लो। तांबे के तार आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा, जो कॉपर वायर यूज होते हैं घरों में, हर जगह आपने देखे होंगे सप्लाई के लिए, चाहे टेलीफोनिक सप्लाई हो चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, हर जगह कॉपर मिलेगा आपको। तो चांदी भी बहुत अच्छा तार बना सकता है चांदी, परंतु चांदी महंगी होती है इसलिए चांदी को यूज नहीं लेते, तांबे को लेते हैं। वरना चांदी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रादर देन कॉपर, पर कॉपर सस्ता है, चांदी महंगा, ये कारण है। अधिकांश धातुएं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती हैं। अधिकतर मेटलों पर, अधिकतर धातुओं पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज दिखेगा इसके ऊपर है जो, परंतु कुछ ऐसी नॉन मेटल भी हैं जो, नॉन मेटल ज्यादातर नेगेटिव चार्ज धारण करती हैं, क्योंकि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और धातुएं ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखती हैं इसलिए वो देती हैं। तो जो देता है वो पॉजिटिव, लेता है जो नेगेटिव, सिंपल भाषा में ये देती हैं तो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र, मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन दाता है, इसलिए हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी प्लस चार्ज होता है। अपवाद हो गया देख लो, नहीं नॉन मेटल जनरली माइनस चार्ज में मिलेंगी। नॉन मेटल माने अधातु, जितनी भी गैसेज आप देख रहे हो ये सारी नॉन मेटल होती है। तो दोबारा देखो एक बार, ऊष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं धातु, आमतौर पर जनरली चमकदार होती हैं, लोचशील होती हैं और तार जैसी बनाने योग्य होती हैं। अधिकांश धातुओं कैसी केमिकल जो रिएक्शनों में इलेक्ट्रॉन खोती हैं और पॉजिटिव आयन बनाती हैं, उदाहरण बता दिया, K+, Na+, बहुत सारे हैं। अब धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला है लस्टर, चमक होती है, धातु चमकीली होती है, आपने देखा होगा, चांदी सोना प्लेटिनियम बहुत सारे, कॉपर सब चमकते हैं। मोस्ट मेटल्स आर शाइनी, चमकदार होती है। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी क्या है? कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, चादर बनाई जा सकती है धातुओं की, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेलिएबल है धातु। मेलिएबल माने लोचशील हैं, जैसे एल्यूमिनियम की चादर देखी होगी आपने, लोहे की चादर देखी होगी, टिन जो बनती है, टिन शेड लगाए जाते हैं, वो चादर ही हैं। और गुण कौन सा है वो जिससे चादर बन रही है धातु की? मेलिएबिलिटी या लोचशीलता। अगला है तार जैसे बनाने की क्षमता। सीधे क्वेश्चन आते हैं कई बार, मेलिएबल से क्या समझते हो, डक्टाइल से क्या समझते हो? तो डक्टिलिटी होती है तार बनाने वाली क्षमता धातु की, और मेलिएबिलिटी मतलब चादर बनाने की क्षमता। तार के रूप में खींची जा सकती है, जैसे तांबे का तार। तांबे का तार आपने देखा होगा ना, कॉपर वायर होते हैं, हर जगह होते हैं, आपके पंखे में, आपके एसी में, आपके कूलर में, बहुत जगह मिलेगा वायरिंग में तांबा।
तार जैसा बनाने की। अगला कंडक्टिविटी, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा संचालन करते हैं। ये सारे भौतिक गुण हैं। और रासायनिक गुण जब पता चलेंगे धातु के, जब केमिकल रिएक्शंस कराई जाएंगी। ठीक है। डेंसिटी एंड हार्डनेस, सघनता और कठोरता ज्यादातर अधिक होती है इनकी जनरली डेंसिटी और हार्डनेस अधिक होती है। लेकिन अपवाद हर जगह मिलेंगे। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो लाइट होती हैं, ज्यादा भारी नहीं होती हैं, ज्यादा डेंसर नहीं होती हैं। सोडियम चाकू से काटी जा सकती है। लोहे को काट के बता दो आप चाकू से, कितना घना होता है। सोना नहीं कटेगा, चांदी नहीं कटेगी। ज्यादातर ये हार्ड होती है, डेंस होती है, घनी। परंतु अपवाद हैं, अपवाद के क्वेश्चन बनते हैं। तो सोडियम कैसा है? हल्का होता है, हल्की धातु। और पोटेशियम भी हल्का होता है। ये अपवाद है, ध्यान रखना। अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक और उबलनांक लिख दिया इसने। देखो कई बार टेक्नोलॉजी मरवा जाती है हमको, है ना। तो उबलनांक नहीं है, क्वथनांक होता है बच्चों, है ना। उबलनांक से तो सीधा अर्थ कर दिया इसने, बॉइलिंग को उबलनांक कह दिया, है ना। टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि हर चीज मैं ट्रांसलेट करूंगा या कहीं से मैटर लूंगा तो कोई टेक्नोलॉजी मैं भी प्रयोग में ले रहा हूँ। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पढ़ाना तो तरीका है, चीजें तो हम कहीं ना कहीं से लेंगे। तो देखो मैंने कहीं से कन्वर्ट करवाया इसका, तो देखो ये हिंदी में उबलनांक ले लिया, वरना क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एग्जैक्ट हिंदी, मुझे हिंदी आती है इसलिए पता है। क्वथनांक बिंदु होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे कोई भी पदार्थ उबलने लग जाता है। ठीक है। वाटर का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, उस पे उबलता है, उससे नीचे नहीं उबलेगा। गर्म होना अलग बात है, उबलना अलग है। उबलना का मतलब सारे मॉलिक्यूल उबलने लग जाएं और भाप में बदलने लग जाएं। इतना नहीं जाएंगे। अधिकांश धातुओं का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। एक्सेप्शन फिर मिल गए, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम हल्के भी थे दोनों, और गलनांक और क्वथनांक बिंदु भी हल्के हैं, कम होते हैं इनके। एक्सेप्शन है। ध्वनिक गुण, ध्वनिक मतलब जब धातुओं को पीटोगे, बजाओगे, कहीं टकराओगे तो टन की आवाज आएगी, मतलब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। झालर घंटा देखा होगा मंदिरों में आपने, धातु है वो। ठीक है। झालर जो होती है उस पर आप मारोगे ना लकड़ी से तो आवाज आती है। ठीक है। लकड़ी से लकड़ी को बजाओगे तो टन की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये गुण धातुओं का है। धातु टकराने पे आवाज करती हैं। परंतु अपवाद भी हैं। पारा, पारा यानी मरकरी, मरकरी लिक्विड होता है, इसलिए अपवाद है, ये कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। और अगला कक्ष तापमान में अवस्था, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में मिलेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ज्यादातर रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे? ठोस मिलेंगे। ज्यादातर धातुएं ठोस मिलेंगी नॉर्मल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब सामान्य टेम्परेचर पे। परंतु अपवाद फिर मिल गया, पारा। पारा को लिखते हैं Hg, पारा को Hg लिखते हैं, पी नहीं लिखते। पी फास्फोरस को लिखते हैं। ये बहुत मतलब डीप में है, इतना नहीं जाना है। क्यों लिखते हैं पारे को Hg? क्योंकि पारे का नाम देने से पहले फास्फोरस का नाम पी दे दिया, तो एक किसी भी पदार्थ का सेम नाम नहीं हो सकता। सेम नाम मतलब लैटिन नेम, रासायनिक नेम। तो पारा का लैटिन नेम होता है हाइड्राजिरम, हाइड्राजिरम, इसलिए पारे को Hg बोलते हैं। हर चीज का लॉजिक है। ऐसी सोडियम, सोडियम को एस क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सोडियम से पहले सल्फर का नाम एस रख दिया वैज्ञानिकों ने, इसलिए जब सोडियम को क्या नाम दें तो उन्होंने सोडियम का लैटिन नेम देखा। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, नेट्रियम, इसलिए उसको Na कह दिया। ऐसे ही पोटेशियम को पी क्यों नहीं कहते? क्योंकि फास्फोरस को पी कह रहे हैं पहले से, इसलिए पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, दैट्स व्हाई इट इज के। इतनी जरूरत है क्या? नहीं है, ये आ गया बीच में तो बता रहा हूं। ठीक है। आगे से देखो भाई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किसी की रिएक्शन हो रही है तो उसको जनरली ऑक्सीडेशन कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत ऑक्सीडेशन चलता रहता है कि ऑक्सीजन जा रही है हमारे अंदर। ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं धातु, तो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जब मेटल धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। उदाहरण देख लो, Na सोडियम, ऑक्सीजन बनने वाला Na2O,
अब इसमें जाओगे तो क्या ये सही है रिएक्शन? नहीं है, 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी। तो Na2O पर ऑक्सीजन कहां गई? तो 2 फिर यहां लगेगा तो 4 हो जाएगा। इतना मत जाना, समझ जाना, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सिंपल। ठीक है, धातु ऑक्साइड है। अगला बेसिक ऑक्साइड्स। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। जो मेटल ऑक्साइड बनी है ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन ने क्रिया करी, तो वो जनरली नेचर में बेसिक होती हैं। एसिडिक बेसिक होती है ना, 3 टाइप की स्टेट होती हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये बेसिक होते हैं मेटल ऑक्साइड। क्यों, कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब ये रिएक्शन करेंगी एसिड के साथ तो सॉल्ट बना देंगी, इससे पता लग रहा है ये बेसिक होती हैं। ठीक है, अगला जल के साथ रिएक्शन। एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और क्या बनाएंगी? हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। जल के साथ प्रतिक्रिया करती हैं सक्रिय धातु। सक्रिय धातु कौन सी? जो हाइड्रोजन से ऊपर हो सीरीज में। अब देखो, कुछ ना कुछ पढ़ने का होता ही है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जरूरत नहीं है याद करने की, इतना आएगा तो फिर सबके लिए बहुत दिक्कत है। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें ये क्रम ऐसे है घटता हुआ, ये घटता हुआ क्रम है। लास्ट में Au है और सबसे ऊपर पोटेशियम है। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है पोटेशियम, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन। Sn क्या होता है? ये टिन है, Sn ये टिन है। और ये क्या है? Pb, ये कांच है, या कहें क्या कहेंगे इसको? टिन। और ये लेड बोलेंगे कांच को ना, लेड, सॉरी लेड है, ये लेड है, कांच ही कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कॉपर हो गया, ये मरकरी हो गया, पारा। Ag चांदी और ओरम सोना। इसका मतलब समझ लो, जनरली इसमें सबसे ऊपर K है। K का मतलब है कि K सबसे पहले रिएक्शन करेगा यदि सारी मेटल रखी है तो। हाईली रिएक्टिव है। और सबसे कम रिएक्टिव सोना है, इसलिए सोने की चमक कभी नहीं जाती, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे सोना है। और ये सब धातु हैं एक को छोड़कर। हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है, हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जो मेटलों के साथ बैठी है। और ये बहुत सारी मेटलों से ज्यादा सक्रिय है। देखो, ये कॉपर से ज्यादा सक्रिय है हाइड्रोजन, ये पारे से ज्यादा सक्रिय है, चांदी से ज्यादा, सोने से ज्यादा। यानी इनसे पहले यदि हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन पहले रिएक्शन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ये बहुत डीप हो जाता है, इतना जरूरत है नहीं। अब आपने देखा सोने को Au बोल रहे हैं। Au क्यों बोल रहे हैं? सोना तो S से होना चाहिए, नहीं, क्योंकि इसका नाम पहले सल्फर का रख दिया S, इसलिए Au माने ओरम। सोने का लैटिन नेम ओरम, इसलिए Au। चांदी का लैटिन नेम Ag, आर्जेंटम Ag, ये हाइड्राजेरम। ठीक है, तांबा, तांबा का नाम होता है क्यूप्रस, क्यूप्रस लैटिन नेम, इसलिए Cu है। ज्यादा जरूरत है नहीं, परंतु एक माइंड में रहे यार ऐसा क्यों हो रहा है। मेंस में कभी हमें पढ़ना हुआ इस प्रकार तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फैक्ट देखने ज्यादा से ज्यादा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, तो सोडियम और पोटेशियम यदि दोनों कहीं आ गए रिएक्शन में तो सोडियम से पहले पोटेशियम क्रिया करेगा, क्योंकि पोटेशियम सबसे ऊपर है रिएक्शन में और सोना सबसे नीचे है। क्लियर? ठीक है, तो जल के साथ प्रतिक्रिया सक्रिय धातु करेंगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से बनता है जल, और हाइड्रोजन भी रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, चांदी ये सवारी, ये रिएक्शन नहीं करेंगी, हाइड्रोजन करेगा। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगी ना, वही हाइड्रोजन को हटा पाएंगी पानी में से। अलग है थोड़ा, बस देख लो। सक्रिय धातु ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। देखो, सोडियम के साथ क्रिया हुई जल की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और H2 गैस निकाल दी। क्यों निकाल दी H2 गैस? क्योंकि हाइड्रोजन से पहले आता है सोडियम उस सीरीज में जो अभी बताई थी, इसलिए सक्रिय धातु है सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा। ठीक है ना, इसलिए यह ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि सक्रिय धातु ही ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करेंगी।
अक्रिय धातु नहीं करेंगी जो रिएक्शन ही नहीं करती। अगला है बेटा रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ रिएक्शन करके देखो ये बन गया, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ZnH2SO4, ZnSO4 और हाइड्रोजन मिल गया। फिर है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल ज्यादातर गैसेज होती हैं, आपने देखा होगा, बताया था मैंने। फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, जब नॉन मेटल के साथ मेटल क्रिया करेंगी तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में क्रिया होगी, ठीक है। क्यों? जो मेटल होती हैं वो पॉजिटिव ग्रहण करती है चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन देती हैं, और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज ग्रहण करती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेती हैं, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव। तो देखो यहां पे Na और Cl दोनों क्रिया करने वाले हैं, ये Cl2 गैस है, सोडियम धातु है, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज में रहेगा और Cl नेगेटिव में रहेगा, तब जाके ये दोनों क्रिया करेंगे। इसके फलस्वरूप क्योंकि ये Cl 2 है तो Na भी 2 होंगे, तो 2 NaCl बन जाएंगे ऐसे, ये सोडियम क्लोराइड बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गए सोडियम क्लोराइड के। इतना ही समझ लो बस, ठीक है। रिएक्शन होगी नॉन मेटल की मेटल के साथ तो आयोनिक कंपाउंड बनेंगे, एग्जाम्पल के लिए ये रहा। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्थानांतरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को स्थापित करके लवण बना देगी। अभी बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में, KNaCa ऐसे करके बताया था, उसमें जो ऊपर है ना वो नीचे वाले को हटा देगा। तो देखो उदाहरण के लिए Zn और CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट है और इसके साथ Zn ने क्रिया करी तो रिएक्टिविटी सीरीज देखी, Zn ऊपर था कॉपर नीचे था, तो कॉपर में लात मारेगा Zn की, चलो यहां से भाई, तो देखो खुद ZnSO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर को धकेल दिया बाहर, इसको विस्थापन कहते हैं। अब क्वेश्चन सीधा आ जाए कभी कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, कारण अधिक सक्रिय है जिंक कॉपर से। अभी मैंने जो बताई थी ना वो आगे भी आने वाली है, याद कर लेना, ठीक है। अगला देखो अकरेंस ऑफ मेटल, यानी धातुओं की उपस्थिति कैसे कैसे मिलती है। तो धातु दो प्रकार से मिलती है, एक तो नेटिव अवस्था में, एक कंपाउंड फॉर्म में। कुछ तो ऐसी मिलती हैं जो स्वतंत्र मिलती हैं, कोई और नहीं मिलता उनका। कुछ होती है नेटिव मेटल फाउंड इन प्योर फॉर्म, जैसे कि सोना चांदी और प्लेटिनम, ये एकदम प्योर अवस्था में पाई जाएंगी। कुछ ऐसी हैं जो किसी न किसी के साथ मिलेंगी, कंपाउंड बना के मिलेंगी या मिनरल में मिलेंगी, खनिजों के रूप में मिलेंगी, फिर उनमें से निकाली जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना है, दो प्रकार से स्वदेशी धातु शुद्ध रूप में मिलेंगी, सोना चांदी और प्लेटिनम, इसीलिए दुर्लभ है सोना चांदी और प्लेटिनम। प्लेटिनम को तो सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद ऐसा, मतलब बहुत ही दुर्लभ है प्लेटिनम तो, ठीक है। अगला कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, या तो कंपाउंड के रूप में, जैसे कि ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। ऑक्साइड में देखो ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है ना, कि आयरन निकालना है तो आयरन ऑक्साइड में मिला हुआ है, फिर उसका हम निष्कर्षण करते हैं धातु का, ऑक्साइड को अलग हटाएंगे, आयरन को अलग हटाएंगे, ठीक है। मेंस में शायद ये टॉपिक है हमारे, तब पढ़ेंगे इसको कि ओर का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसी खनिज में से शुद्ध धातु कैसे निकालते हैं। तो ऑक्साइड में मिल रहा है आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फाइड के रूप में मिलता है जिंक और लेड। देखो ये लेड है, लेड को कांच बोलते हैं, लेड को पीबी लिख रहे हैं हम। लेड को पीबी क्यों लिख रहे हैं, एल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि लेड का एल से पहले कोई नामकरण हो चुका, इसलिए पीबी रखा लेड का नाम। क्यों, पीबी लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम, प्लम्बम, दैट्स व्हाई इट इज पीबी, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड और प्लम्बम सल्फाइड, लेड सल्फाइड बोलेंगे, प्लम्बम नहीं बोलेंगे। प्लम्बम तो सिर्फ नाम दिया है, बोलेंगे वही, जैसे कॉपर को Cu बोल रहे हैं, जैसे पोटेशियम को K लिख रहे हैं पर बोल पोटेशियम ही रहे, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो किसी को, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड है। और कार्बोनेट्स में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का फॉर्मूला भी है ये CaCO3, ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस रूप में भी मिलती हैं धातुएं, परंतु इनको निकालेंगे कैसे, जब धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, वो लंबी प्रक्रिया होती है। अब है धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज
धातुओं की प्रतिक्रिया श्रेणी मैंने बताई थी, वही है, देख लो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। मतलब सबसे कम रिएक्टिव है सोना और सबसे अधिक रिएक्टिव है पोटेशियम। जो पहले आ रहा है वो दूसरे वाले को हटा सकता है रिएक्शन में से, जैसे Zn+CuSO4 का उदाहरण बताया था। ठीक है, जल और अम्ल के साथ प्रतिक्रिया बताते हैं ये वाली सीरीज है जो, और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो बताता है। लास्ट में क्या है देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में है यूजेज ऑफ मेटल्स। मुझे खुद को भी लग रहा है मैंने जल्दी बता दिया काफी, परंतु आप एक बार में पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। नोट्स को देखना, बहुत सरल तरीके से बनाए। मुझे लग रहा है कई चीजों को तो मैं ना भी बताऊं ना तब भी समझ में आ जाएंगे आप, परंतु ठीक है, कुछ लगेगा जहां पे ध्यान देना है वहां अपन प्रॉपर देंगे ना। शुरू की क्लासेस काफी धीमी गति से चली हैं, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको अभ्यास भी तो करना है ना, फिर सिर्फ पढ़ाने से तो याद रहेगा नहीं सब कुछ है जो। ठीक है, फिर भी आप मुझे कमेंट करना जैसा कैसे रखना है, टू द पॉइंट या सर डिटेल में, जैसे भी है ना। तो देखो यूजेज ऑफ मेटल्स, पहला निर्माण और अभियांत्रिकी में लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा निर्माण में और इंजीनियरिंग में काम आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आपको देखा हो जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रही है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा बहुत ज्यादा काम में आता है। विद्युत तार बनाने में तांबा और एल्यूमिनियम, वरना चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है। क्वेश्चन आता है चांदी सबसे अच्छा विद्युत को संचालन करने वाली धातु है, पर चांदी को कैसे लेंगे, इतनी महंगी है, 1.5 लाख से ऊपर हो गई किलो में। तांबा सस्ता और बराबर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आभूषण और सिक्के बनते सोने, चांदी और प्लेटिनम के। रासायनिक उद्योगों में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बैटरी बनती है सोडियम कैल्शियम, इनकी सोडियम और पोटेशियम की। बैटरी उद्योग में काम में आता है, उर्वरकों में काम आते हैं, बहुत जगह काम आते हैं सोडियम और ये। तो रासायनिक उद्योगों में। परिवहन में स्टील काम में आती है। स्टील कब बनती है, जब लोहे में कार्बन मिलाते हैं। अभी हमारा बच रहा है चैप्टर, नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ाएंगे हम उन चीजों को, राइट। लोहा और कार्बन स्टील है। औषधीय उपयोग होता है लिथियम का, मानसिक रोग में काम में आती है लिथियम। सोचो आप है जो, ये बिल्कुल अलग है साहब। लिथियम का उपयोग होता है मानसिक रोगों में, मतलब इलाज में भी काम में आती है धातुएं। और लोहा काम आता है जब एनीमिया हो जाता है, आयरन की टेबलेट दी जाती है। ठीक है, अब विशेष क्या है, कुछ नोबल मेटल्स होती हैं जो लो रिएक्टिव होती हैं और रेजिस्टेंस होता है उनमें कोरोजन के प्रति। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में इसलिए मिल रही हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती आसानी से, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनमें कोरोजन नहीं होता है, इनमें जंग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव कम है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे लास्ट में आ रहा है सोना। और पारा, पारा माने मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर द्रव मिलता है, एक्सेप्शनल मैटर है पारा, बहुत ज्यादा। ठीक है साहब, मेटल इतना ही था प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। बाकी का अगले चैप्टर में नॉन मेटल पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे नॉट मेटल और नॉन मेटल के, वो पढ़ेंगे। जैसे ओर क्या होते हैं, ओर मतलब अयस्क, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है। कि चांदी और सोना तो नॉर्मल मिल रहे हैं, पर क्या आयरन ऐसी मिल जाता है, कॉपर ऐसी मिल जाता, नहीं मिलता, वो मिला हुआ होता है किसी के साथ। अशुद्धियों को हटाते हैं तब धातु मिलती है। ओर पढ़ेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे, और कुछ बचेगा तो पूरा करेंगे। ठीक है, जल्दी हो गई क्लास आज हमारी, बहुत बढ़िया है ये, ताकि आपको समय अधिक मिलेगा रिवीजन का। और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ भी लगे तो फ्रीली कमेंट करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपके लिए प्रयासरत हैं, रिजल्ट्स आएंगे आपके अच्छे किसी ना किसी दिन, तब आपको महत्व पता लगेगा कि हाँ मेहनत की जा रही थी आपके लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।